आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई भाग दो। नंदिनी ने देखा ये वही बुक थी जो उसने लाइब्रेरी से सैंक्शन करवाई थी। वो हैरानी से उस किताब को देख रही थी। अब तो विश्वास हो गया तुझे। चल अब परेशान होना बंद कर और जल्दी से जाकर ये बुक मिस कोलब्रुक को देकर आ। हेजल नंदिनी को वो किताब पकड़ा कर खुद वहां से चली गई। अगर मेरी इशू करवाई बुक खुद हेजल के बैग में चली गई तो फिर मेरे पास किसकी बुक आ गई थी। नीचे की लाइब्रेरी में हिंदी की किताबें मौजूद ही नहीं होती और ऊपर की लाइब्रेरी में मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई। नंदिनी सीढ़ियाँ चढ़ती हुई खुद से बातें कर रही थी। वो यूनिवर्सिटी के थर्ड फ्लोर पर पहुंची। उसकी नज़र सामने मौजूद एक बड़े से हॉल पर थी जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लाइब्रेरी लिखा हुआ था। नंदिनी जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर गई। वो लाइब्रेरी नीचे की लाइब्रेरी के मुकाबले काफ़ी बड़ी थी और वहाँ अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए थे। हर सेक्शन के ऊपर एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम लिखा हुआ था। नंदिनी थोड़ा आगे गई। वहाँ जिस सेक्शन के ऊपर इंडिया लिखा हुआ था वो उसमें चली गई। मिस्टर राजपूत। नंदिनी थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली तो मिस्टर राजपूत ने अपने होठों पर उंगली लगाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। नंदिनी वहाँ पहले भी आ चुकी थी। इस वजह से मिस्टर राजपूत से उसकी अच्छी खासी जान पहचान थी। मिस्टर राजपूत अपनी टेबल पर काफ़ी सारी किताबों के साथ बैठे थे। नंदिनी धीरे से उनके पास वाली कुर्सी पर आकर बैठ गई। क्या हुआ मिस सिंह? आप परेशान लग रही हैं। क्या आपने लाइब्रेरी के इस सेक्शन की सारी किताबें पढ़ी हैं, खासकर वो किताबें जो इंडिया की हिस्ट्री से जुड़ी हुई हैं? नंदिनी ने पूछा। सारी तो नहीं, लेकिन हाँ सबके टाइटल ज़रूर पता है। आप कौन सी किताब के बारे में बात कर रही हैं? प्रॉब्लम तो यही है कि मुझे उसका टाइटल ही नहीं पता। एक्चुअली कल मैंने नीचे की लाइब्रेरी से एक बुक इशू करवाई थी, लेकिन गलती से कोई और किताब मेरे साथ चली गई। वो किसी प्रतापगढ़ और विक्रमगढ़ नाम की जगह से जुड़ी हुई थी और उसमें उनके राजघराने से जुड़ी एक कहानी थी। क्या कहा तुमने? नंदिनी की बात सुनकर मिस्टर राजपूत चौंक गए। नीचे की लाइब्रेरी में हिंदी बुक? ये इम्पॉसिबल है। तुम्हें पता है ना, यहाँ हर एक लैंग्वेज से जुड़ी किताबों के लिए लाइब्रेरी में अलग सेक्शन बनाया गया है। नीचे की लाइब्रेरी में यूनिवर्सिटी के सिलेबस से जुड़ी किताबें होती हैं। हो सकता है गलती से। नंदिनी, ये लंदन यूनिवर्सिटी है, ये कोई आम जगह नहीं है। यहाँ गलती से भी गलती होने का चांस नहीं है, मिस्टर राजपूत ने कहा। उनकी बात सुनकर नंदिनी सोच में पड़ गई। मिस्टर राजपूत जो कह रहे थे वो सच था। फिर अचानक उस किताब का इस तरह उसके बैग में आना उसे भी आश्चर्यचकित कर रहा था। मुझे भी हैरानी हुई थी। वो किताब भी थोड़ी अजीब थी। उसमें विक्रमगढ़ की राजकुमारी नंदिनी के बारे में बताया गया था, जिसकी शादी प्रतापगढ़ के राजघराने में हुई थी और बाद में। नंदिनी मिस्टर राजपूत को सब कुछ बता रही थी कि तभी वहाँ मौजूद लड़की का ध्यान उसकी बातों पर गया। वो भी उसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। वो उनके पास आई और नंदिनी की बात के बीच में बोलते हुए कहा, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने कौन सी जगह का नाम लिया? प्रतापगढ़ और विक्रमगढ़। क्या तुमने भी वो बुक पढ़ी है? मैंने इसे कोई किताब तो नहीं पढ़ी, लेकिन आप जिस प्रतापगढ़ की बात कर रही हैं वो मेरा होम टाउन है। वी मूव फ्रॉम देयर, लड़की ने बताया। नंदिनी ने उसकी तरफ गौर से देखा। वो हल्की पीली रंगत लिए गोरे रंग के लंबे कद की लड़की थी। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम उन्नति प्रताप सिंह है। हम लोग भी वहाँ के रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी के टाइम में कहाँ राजा महाराजा होते हैं। बहुत पहले ही हमारे घर वालों ने प्रतापगढ़ छोड़कर अपना सारा बिजनेस दिल्ली में सेटल कर लिया था। क्या तुम कभी प्रतापगढ़ गई हो? नंदिनी के मन में उस लड़की और प्रतापगढ़ को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। हाँ, बचपन में काफ़ी बार। बड़े होने के बाद हम वहाँ नहीं गए, लेकिन इस बार हम फिर प्रतापगढ़ जा रहे हैं। और इस बार ऐसा क्या है? नंदिनी ने पूछा। मेरे बड़े भैया की शादी। मेरी होने वाली भाभी एक ग्रैंड रॉयल वेडिंग चाहती हैं। उन्हीं की खुशी के लिए घर वालों ने भैया की शादी वहाँ करने का डिसीजन लिया। जैसे ही उन्नति ने प्रतापगढ़ जाने की बात कही, नंदिनी ने बिना सोचे समझे तपाक से कहा, क्या मैं भी उस शादी को अटेंड करने आ सकती हूँ? नंदिनी की बात सुनकर उन्नति और मिस्टर राजपूत उसकी तरफ हैरानी से देखने लगे। उसे उन्नति से मिले 15 मिनट भी नहीं हुए थे और वो उसके साथ उसके होम टाउन जाने को तैयार थी। लेकिन हम एक दूसरे को नहीं जानते, उन्नति ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। तो क्या हुआ? जो नहीं जानते हम दोस्त बन सकते हैं। जस्ट बिकॉज तुम्हें प्रतापगढ़ जाना है तुम मुझसे फ्रेंडशिप करने तक को तैयार हो गई। तुम चाहो तो ऐसे ही घूमने के लिए वहाँ जा सकती हो। इसके लिए तुम्हें मुझसे फ्रेंडशिप करने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्नति ने थोड़ा रूखे तरीके से जवाब दिया और वहाँ से जाने लगी। नंदिनी भी उसके पीछे जाने के लिए उठी, लेकिन मिस्टर राजपूत ने उसे रोकते हुए कहा,
वो लड़की ठीक कह रही है। एक नॉर्मल सी किताब थी और उसमें लिखी बातें कहानी। पहली बार कोई कहानी कहानी जैसी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ है जो उस किताब में मिसिंग था। कुछ ऐसा जहाँ तक ये किताब मुझे खुद जाना चाहती है। नंदिनी ने खोए हुए स्वर में कहा। तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। तुम्हें एक वेकेशन की ज़रूरत है, ना कि किसी किताब के बारे में सच पता लगाने की। मिस्टर राजपूत को नंदिनी की बातें कोरा भ्रम नजर आ रही थी और वो उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। जिस तरह से वो किताब नंदिनी के पास पहुंची थी उसको नंदिनी ने काफ़ी सीरियसली लिया। उसे पढ़ने के बाद नंदिनी के मन में राजकुमारी और उसकी कहानी को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। नाइस टू मीट यू सर, हैव अ गुड डे अहेड, कहकर नंदिनी वहां से वापस जाने को मुड़ी। वो लाइब्रेरी के सेक्शन से बाहर निकली तो उसे किसी दूसरे सेक्शन में उन्नति दिखाई दी। उसे देखने के बाद उन्नति ने मुंह फेर लिया। नंदिनी भी कुछ आगे कहना ज़रूरी नहीं समझा और वहाँ से बाहर आ गई। नंदिनी बेमन से अपनी क्लास की तरफ जा रही थी। उसके मन में राजकुमारी नंदिनी की कहानी को लेकर कई सवाल थे। वो खोई हुई टेबल की तरफ बढ़ रही थी। हेज़ल ने उसे देखा तो दौड़कर उसके पास आई। कहाँ रह गई थी तुम? मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढ लिया था। पता है उस बुक की वजह से मुझे मिस गोल्डबर्ग ने कितना सुनाया। उसके पास आते ही हेज़ल ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। कौन सा पहली बार सुनाया है? नंदिनी आंखें तरेर कर बोली। वैसे तुम्हारा मूड किस खुशी में ख़राब है? मुझे थोड़ी देर पहले एक लड़की मिली थी। मैंने उससे सिर्फ फ्रेंडशिप करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया। अच्छा हुआ जो मना कर दिया। हाय डियर, मेरे होते हुए तुम किसी और से फ्रेंडशिप कर भी कैसे सकती हो? हेज़ल ने मुंह बनाकर जवाब दिया। तुम्हें नहीं पता, वो लड़की बहुत काम की है। मुझे उसके साथ उसके होम टाउन इंडिया जाना था। अब उसने मना कर दिया तो सब चौपट हो गया। अगर किसी सेल्फिश रीज़न से किसी से दोस्ती करने जाओगी तो यही होगा ना? हेज़ल की बात सुनकर नंदिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बिल्कुल धीमी आवाज़ में कहा, सही कह रही हो तुम। शायद उसे भी इसी बात का बुरा लगा हो, तभी उसने मना कर दिया। तुम यहीं रुको, मैं उससे बात करके आती हूँ। अरे बाद में बात कर लेना, अभी रुको तो। हेज़ल ने नंदिनी को रोकने के लिए उसे आवाज़ लगाई, लेकिन वो उसकी बात को अनसुना करके उन्नति से मिलने के लिए चली गई। नंदिनी वापस लाइब्रेरी में पहुंची, लेकिन उन्नति वहां मौजूद नहीं थी। अब तो उसके नाम से ही उसकी क्लास का पता लगाया जा सकता है, नंदिनी ने उदास होकर कहा। लेकिन उसकी क्लास कौन सी हो सकती है? वो वापस क्लास लेने के लिए मुड़ी, तभी उसके कानों में एक आवाज़ गूंजी। MBBS सेकेंड ईयर। वो आवाज़ सुनकर नंदिनी चौंक गई। उसने आसपास देखा, लेकिन कोई मौजूद नहीं था। लगता है कोई मजाक कर रहा है, उसने घबराई आवाज़ में कहा। मिस्टर राजपूत सही कहते हैं कि उस किताब में लिखी बातें सिर्फ एक कहानी है और कुछ नहीं। मुझे उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर वो लड़की उन्नति मुझे वापस मिली तो उसे सॉरी बोल दूंगी और ये भी कह दूंगी कि मुझे उसके साथ कहीं नहीं जाना। नंदिनी ने उन सबको भ्रम समझकर भुला दिया और वहाँ से अपनी क्लास में चली गई। शाम तक सारी क्लासेस खत्म होने के बाद हेज़ल और नंदिनी अपने अपने घर को जा चुकी थी। नंदिनी के पेरेंट्स की शिफ्ट लेट तक चलती थी, इस वजह से अक्सर वो घर पर अकेली रहती थी। वो अपने घर पहुंची तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। घर आते ही उसने चेंज किया और कॉफ़ी लेकर फिर से किताब के साथ बैठ गई। अचानक उसने देखा कि किताब के हर एक पन्ने में राजकुमारी नंदिनी की कहानी दिखाई दे रही थी। नंदिनी ने इसे अपना मन का वहम समझकर दूसरी किताब खोली तो उसमें भी वही कहानी लिखी हुई थी। ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, उसने खुद को समझाया। मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। उसने उन किताबों को वहीं छोड़ा और अपने कमरे में आकर लेट गई। कुछ ही देर में वो नींद की आगोश में थी। उसने कल की तरह आज फिर खुद को विक्रमगढ़ के महल में पाया, जहाँ वो दुल्हन के वेश में थी और उसके पास में कोई लड़का खड़ा था। लड़के के चेहरे पर सेहरा लगा हुआ था, इस वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ ही देर में उसके सपने में वो सब दृश्य घूमने लगे जो उसने उस किताब में पढ़े थे, लेकिन इस बार राजकुमारी नंदिनी के बजाय वो उस सभी दृश्यों में थी। जैसे ही उसकी किसी ने बलि दी, वो चिल्लाकर नींद से उठी। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एक मेड दौड़ कर आई जो उनके घर में खाना बना रही थी। वॉट हैपेंड? उसने नंदिनी के हाथ लगाकर देखा तो उसे बुखार था और वो कांप रही थी। ये मात्र एक सपना था, लेकिन इन सब ने उसे पूरी तरह डरा दिया था। मैं मिस्टर सिंह को कॉल कर देती हूँ, कहकर वो वहाँ से जाने लगी। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मेडिसिन ले लूँगी। नंदिनी की आवाज़ सुनकर वो वहीं रुक गई। अचानक वो नंदिनी की तरफ मुड़ी और उसके पास आई। तुम इन सब से बच नहीं पाओगी, वो मेड ज़ोर से चिल्लाई। बोलते हुए उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ किसी माइक में गूंज रही हो और उसके साथ कई औरतें एक साथ बोल रही हों। नंदिनी के लिए ये
अगला झटका था, जहाँ उस अजीब सपने के बाद उसके घर पर कुकिंग करने वाली मेड ने उससे ये सब कहा। तब से नंदिनी ने राजकुमारी नंदिनी की कहानी पढ़ी थी। वो काफ़ी बेचैन हो गई थी। उसे हर वक्त अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता। तो कभी सपनों में वो राजकुमारी नंदिनी की जगह खुद को देखती। नंदिनी के घर पर खाना बनाने आई मेड ने अचानक उससे जब ये कहा कि वो बच नहीं पाएगी, नंदिनी उससे और भी घबरा गई। नंदिनी उसके बात का कुछ जवाब दे पाती उससे पहले वो मेड वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। आंटी, आंटी प्लीज़ गेट अप। नंदिनी उसे उठाने की कोशिश करने लगी। उसने उसे उठाने के लिए पास पड़े पानी के ग्लास से छींटे मारे, फिर भी उस मेड को होश नहीं आया। नंदिनी पहले से ही परेशान थी, ऊपर से उसकी बेहोशी से वो और ज़्यादा घबरा गई। उसने जल्दी से अपने पेरेंट्स को कॉल करके घर पर बुलाया। कुछ ही देर में नंदिनी के मॉम डैड टीना और नमन वहाँ पहुँच चुके थे। बेबी, एवरीथिंग इज़ फाइन। जब से तुमने अचानक से कॉल करके कहा कि इमरजेंसी है, मैं बहुत घबरा गई थी, टीना ने घर में घुसते ही कहा। उसके साथ नमन भी मौजूद था। दोनों ऑफिस वेयर में थे और अपने काम को बीच में छोड़ कर आए थे। देखिए ना मॉम, मेरी आंटी को क्या हो गया? ये अचानक से बेहोश हो गई और अब उन्हें होश भी नहीं आ रहा। बेटा, उनका बीपी लो हो गया होगा। तुमने डॉक्टर को कॉल किया या नहीं? नमन ने पूछा। जवाब में नंदिनी ने ना में सर हिला दिया। वो दोनों दौड़कर अंदर आए तो मैरी नंदिनी के बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। नमन ने मैरी की नब्ज चेक की। इनका बीपी लो हो गया था। लगता है आज इन्होंने अपनी मेडिसिन नहीं ली होगी, नमन ने कहा। मैं इनकी मेडिसिन लेकर आती हूँ, बैग में ही होगी। कहकर टीना बाहर आई और मैरी के बैग से उसकी दवाइयाँ निकाली। नमन ने उसे दवाइयाँ दी। कुछ देर में मैरी को होश आ गया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। ये देखकर नंदिनी ने राहत की सांस ली। थैंक गॉड, मैरी आंटी को कुछ भी याद नहीं है। अगर मॉम डैड को इस बारे में पता चलता तो पता नहीं क्या करते। नंदिनी ने अपने मन में कहा। मैरी, तुम अपनी मेडिसिन लेना मत भूला करो। नंदू तुम्हें देखकर घबरा गई थी। आज आपके बीपी लो ने हमारी प्रिंसेस का बीपी हाई कर दिया था, नमन हंसकर बोला। बेबी, आप इस तरह परेशान मत हुआ करें, मुझे बीपी की शिकायत है। आज काम ज़्यादा था तो दवाई लेने का टाइम नहीं मिला, मैरी ने कहा। डैड सही कह रहे हैं मैरी आंटी, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। मैरी नंदिनी की बात पर मुस्कुरा कर रह गई। तबीयत खराब होने की वजह से टीना ने उसे वापस घर भेज दिया और उसकी जगह खुद खाना बना रही थी। मैरी आंटी के बेहोशी के चक्कर में नंदिनी खुद की खराब तबीयत के बारे में भूल चुकी थी। इससे पहले कि डैड को पता चले और वे यहाँ डॉक्टर्स की लाइन लगवा दे, मुझे मेडिसिन ले लेनी चाहिए, नंदिनी ने सोचा और अपने कमरे में आ गई। उसने दवाइयाँ ली और आंख बंद करके आराम करने लगी। दवाइयाँ लेने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ गई और इस बार कोई बुरा सपना न आने की वजह से वो चैन की नींद सो रही थी। अगले दिन जब नंदिनी उठी तो उसे बेहतर महसूस हो रहा था। उसने यूनिवर्सिटी जाना तय किया। वो तैयार होकर बाहर आई। घर पर उसके अलावा और कोई नहीं था। हमेशा की तरह टीना और नमन ऑफिस जा चुके थे। आई होप कल शाम की तरह कोई और इंसिडेंट ना हो। आगे से ऐसी भूत प्रेत वाली किताबों से दूर ही रहूंगी। हाँ, उस लड़की उन्नति से मिलकर उसे सॉरी भी बोलना है और साथ ही उसे ये भी कह दूंगी कि अब मुझे उसके प्रतापगढ़ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नंदिनी ब्रेकफास्ट करते हुए मन ही मन खुद से बातें कर रही थी। नाश्ता करने के बाद उसने अपना बैग उठाया और गाड़ी की चाबियां ली। कुछ देर में वो यूनिवर्सिटी के आगे खड़ी थी। गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क करके नंदिनी बाहर ही निकली थी कि उसे सामने उन्नति किसी लड़की के साथ दिखाई दी। ये तो उन्नति है, लेकिन इसके साथ ये लड़का कौन है? नंदिनी ने सोचा और अपने कदम उन्नति और उस लड़के की तरफ बढ़ाए। उसे अपनी तरफ आते देखा तो उन्नति अपने बॉयफ्रेंड से धीमी आवाज़ में बोली, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कल बताया था। बहुत अजीब सी बातें कर रही थी और मेरे साथ मेरे घर तक चलने को तैयार हो गई। दिखने में तो ये भी इंडियन लग रही है। जो भी हो, इस तरह के लोगों से दूर रहना जो स्वार्थ के लिए दोस्ती करते हैं। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे हिदायत दी। नंदिनी को उनकी तरफ आता देख दोनों पूरे एटीट्यूड में खड़े थे। नंदिनी ने उन दोनों के पास जाकर कहा, आई एम सॉरी उन्नति, तुम भी सोच रही होगी ना कि मैं कितनी अजीब हूँ। कल हम पहली बार मिले थे और मैंने तुम्हें घर जाने के लिए कह दिया था, एक ऐसी जगह जो यहाँ से मीलों दूर है, वो भी अनजान के साथ। मैं अपने कल के बर्ताव के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, नंदिनी ने काफ़ी नरमी से कहा। उसकी बात सुनकर उन्नति और वो लड़का एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उस लड़की ने जवाब में कहा, हेलो, मैं पार्थ हूँ। आई थिंक तुम उन्नति के बॉयफ्रेंड हो, नंदिनी ने उसे देखकर अंदाज़ा लगाते हुए कहा। पार्थ ने उसकी बात पर सर हिलाकर हामी भरी। अच्छा, अचानक तुम में इतना चेंज कैसे आ गया? उन्नति अभी भी उससे रूडली बात कर रही थी। ये चेंज अचानक नहीं आया, मुझे सच में अपने बिहेवियर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कल हम पहली बार मिले थे और कल ही
बाय द वे, मैं तुम्हें यहाँ ये कहने के लिए आई हूँ कि अब मैं तुम्हारे होम टाउन नहीं जाना चाहती। नंदिनी ने अपनी बात खत्म की और वहां से जाने लगी। तभी पार्थ ने पीछे से आवाज लगाकर कहा, हे स्टॉप, तुम प्रतापगढ़ जाना ही क्यों चाहती हो? उसकी आवाज सुनकर नंदिनी वहीं रुक गई और वापस उनके पास आकर बातें करने लगी। बस ऐसे ही किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ लेती हूँ तो वहाँ जाने की इच्छा जागती है। कल किसी बुक में विक्रमगढ़ और प्रतापगढ़ के बारे में पढ़ा था तो बस फिर वहाँ जाने की क्यूरियोसिटी हो गई। वैसे मेरा होम टाउन विक्रमगढ़ है। जैसे ही पार्थ ने कहा, उन्नति ने आंखें तरीर कर कहा, इसे क्यों बता रहे हो? कल को ये विक्रमगढ़ जाने की भी जिद करेगी। उसकी बात सुनकर नंदिनी मुस्कुराई और कहा, नहीं, अब मुझे कहीं नहीं जाना। तबीयत खराब होने की वजह से नंदिनी के चेहरे पर उदासी थी। उन्नति जिस तरह से नंदिनी से बात कर रही थी वो देखकर पार्थ को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तुम परेशान लग रही हो, इज़ एवरीथिंग फाइन? उसने पूछा। हाँ, सब ठीक है, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है। उनको बाय बोलकर नंदिनी वहाँ से चली गई। उनके जाते उन्नति ने मुंह बनाकर पार्थ की तरफ देखा और कहा, तुम्हें उसकी कुछ ज़्यादा ही फिक्र नहीं हो रही? मुझे तो ये लड़की कुछ ज़्यादा ही अजीब लगी। कल अचानक साथ चलने को बोल दिया और आज आकर माफ़ी मांग रही है। मुझे उसकी फिक्र इसलिए हो रही है क्योंकि वो परेशान लग रही थी। एट द सेम टाइम वो एक अच्छी लड़की है, तभी आज आकर अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग रही है। तुम्हें इतने रूड नहीं होना चाहिए। पार्थ ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं रूड नहीं थी। अच्छा, अगर तुम रूड नहीं थी तो उस लड़के से फ्रेंडशिप क्यों नहीं कर लेती? क्या दिक्कत है उसे अपने साथ प्रतापगढ़ लेकर जाने में? पार्थ, वो एक स्ट्रेंजर है। अचानक हम उसे अपने साथ लेकर कैसे जा सकते हैं? घर वालों को क्या जवाब देंगे? एंड उन्नति बातें कर रही थी तभी पार्थ ने उसे अपने पास खींचा और कहा, तुम्हारे घर वालों के लिए स्ट्रेंजर तो मैं भी हूँ, फिर भी तुम मुझे अपने साथ लेकर जाओगी ना? आई नो, हम इसे नहीं जानते, लेकिन जब तक हम यहाँ से जाएंगे तब तक इसे अच्छे से जान लेंगे। अगर ये अच्छी लगी तो इसे भी साथ ले चलेंगे ना? कहीं वो लड़की तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई? उन्नति ने उसे खुद से दूर किया। ऐसा कुछ नहीं है उन्नति, तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। पार्थ ने नाराज़गी जताते हुए कहा। ठीक है, तुम करते हो तो मैं उसे फ्रेंडशिप कर लेती हूँ, लेकिन पहले ये बता देती हूँ कि मैं उसे प्रतापगढ़ लेके जाने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसने सॉरी बोलकर पहल की है, बस इसी वजह से मैं उससे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। जो भी हो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी से रूडली बात करो, स्पेशली तब जब सामने वाला सामने से आकर सॉरी बोल रहा हो। पार्थ ने उन्नति को मना लिया था। वो एक सुलझा हुआ इंसान था। पार्थ उन्नति का सीनियर था और साइकोलॉजी की स्टडी कर रहा था। दोनों की मुलाकात लंदन यूनिवर्सिटी में ही हुई और एक देश में होने की वजह से जल्द ही उनकी दोस्ती ने प्यार का रूप ले लिया। काफ़ी नानुकर करने के बाद उन्नति भी पार्थ की बात मानने के लिए तैयार हो गई थी। दोनों वहाँ से अपनी अपनी क्लास को चले गए। क्लासेस खत्म होने के बाद नंदिनी घर जा रही थी। उन्नति और पार्थ उसका पार्किंग एरिया में वेट कर रही थी। उन्हें वहाँ देखकर नंदिनी को थोड़ी हैरानी हुई। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग यहाँ मेरा वेट कर रहे थे? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। हाँ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। भाई, लंदन यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है कि किसी भी स्टूडेंट को ढूंढना इम्पॉसिबल है जब तक कि वो आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो। तुम्हारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी देखी तो सोचा थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, पार्थ ने जवाब दिया। बातें बाद में करेंगे, पहले अपना नाम तो बता दो, उन्नति ने पूछा। मेरा नाम नंदिनी सिंह है, मैं MBA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ओके, सुबह मुझे तुमसे इतना रूडली बात नहीं करना चाहिए थी। जानती हूँ कल तुम्हारे रीजंस काफ़ी सेल्फिश और वियर्ड थे, बट आज आकर तुमने सॉरी बोल दिया एंड इट शोज़ कि तुमसे जो भी हुआ वो गलती से हुआ। क्या हम फ्रेंड बन सकते हैं? उन्नति एक सांस में बोल गई। नंदिनी ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। उन दोनों के दोस्त बनने की वजह से पार्थ भी खुश था। थोड़ी देर हल्की फुल्की बातचीत करने के बाद नंदिनी ने हल्के मजाकिये में कहा, अच्छा अब मैं चलती हूँ, एंड वन मोर थिंग, मुझे अब सच में प्रतापगढ़ नहीं जाना। उसकी बात सुनकर उन्नति और पार्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें बाय बोलकर नंदिनी वहाँ से अपने घर चली गई। उन दोनों से दोस्ती होने के बाद उसे अच्छा महसूस हो रहा था। अब उसे थोड़ी राहत भी महसूस हो रही थी, क्योंकि अब उसे वो अजीब सपने और अजीब अनुभव नहीं महसूस हो रहे थे। नंदिनी घर वापस आ चुकी थी। उसे उन्नति और पार्थ से दोस्ती करके अच्छा महसूस हो रहा था। वो घर आई तो उसने देखा कि उसके मॉम डैड भी आज घर आ चुके थे। नंदिनी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर नमन ने कहा, क्या बात है जो आज हमारी प्रिंसेस इतनी खुश है? क्योंकि आज मुझे 2 नए फ्रेंड्स मिले। भले ही हम इंडिया में ना रहती हों, लेकिन जब भी यहाँ किसी इंडियन से मिलती हूँ और उनसे दोस्ती होती है तो एक अलग ही अपनेपन का एहसास होता है।
नंदिनी ने बताया। क्या तुम्हारे इन नए दोस्तों के बारे में हेज़ल को पता है? टीना ने पूछा। अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं जल्द ही उसे बता दूंगी। अच्छा, उन सबको छोड़िए, आपने कभी इंडिया जाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? नंदिनी का सवाल सुनकर टीना और नमन के चेहरे पर उदासी के भाव थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें उदास देखकर नंदिनी ने कहा, क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया जो आप दोनों अचानक परेशान हो गए? गलत तो कुछ भी नहीं पूछा बेटा। तुम जानती हो ना, तुम्हारी माँ क्रिश्चियन है और हमारी शादी करने की वजह से तुम्हारे दादू नाराज़ हो गए थे। उन्होंने गुस्से में मुझे घर से जाने को कह दिया था और मैं भी टीना को लेकर सीधा यहाँ आ गया। फिर कभी वापस जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। नमन ने अपने दिल की बात नंदिनी के सामने रखी। नंदिनी इस बारे में पहले भी जानती थी। उसने कहा, लेकिन आपको एक बार वहाँ जाकर ट्राई तो करना चाहिए था। हो सकता है उनकी नाराज़गी इतने सालों में ख़त्म हो गई होगी। क्यों ना हम वापस इंडिया चलें और दादू और हमारी बाकी की फैमिली से मिले। देखना, वो हमें देखकर बहुत खुश होंगे। हम नहीं जानते नंदू अब वो कहाँ रहते हैं। बहुत हिम्मत करके हम काफ़ी सालों पहले वहाँ गए थे। उस वक्त तुम 1 साल की थी। वहाँ जाकर पता चला कि उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। बस इसके बाद कभी वहाँ जाने के बारे में नहीं सोचा और तुम भी इन सब बातों को अपने दिल से निकाल दो। टीना ने कहते ही नमन और नंदिनी दोनों चुप हो गए। नंदिनी ने आगे कुछ नहीं कहा। उसने देखा उसके मुंह से इंडिया जाने की बात सुनकर नमन काफ़ी परेशान हो गया था। चलिए टॉपिक चेंज करते हैं। बहुत दिन हो गए हैं हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए। क्यों ना आज रात का डिनर किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में करें? नंदिनी ने टॉपिक बदलने के लिए कहा। चलो, तुम्हें समझ तो आया कि लाइफ में कुछ और अलग भी कर लेना चाहिए, वरना मुझे लगा था यूनिवर्सिटी और बुक्स के अलावा तुम्हें कुछ सोचती भी नहीं होगी। टीना ने आंखें तरीर कर कहा। जवाब में नंदिनी मुस्कुरा दी। नम और टीना ने डिनर पर जाने के लिए हामी भर दी थी। वो लोग बाहर जाने के लिए अपने अपने कमरे में तैयार हो रहे थे। जल्दी आइए मॉम डैड, मैंने हेज़ल को भी डिनर पर आने को बोला है। वो रेस्टोरेंट में पहुंच भी चुकी है। शी इज़ वेटिंग फॉर अस। नंदिनी ने बाहर से आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ लगाने पर नमन और टीना बाहर आए। वहाँ से वो लोग लंदन के किसी रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। हेज़ल और उसकी मॉम भी वहाँ पर मौजूद थी। बातों ही बातों में वहाँ टीना ने नंदिनी के नए फ्रेंड्स की बात छेड़ी। अच्छा, तो आजकल मुझसे छुपकर लोगों से फ्रेंडशिप की जा रही है। मुझे भी तो पता चले कौन है वो लोग जो मेरी फ्रेंड को मुझसे छीनने की प्लानिंग कर रहे हैं। हेज़ल ने नंदिनी की तरफ घूर कर देखा। ऐसा कुछ नहीं है हेज़ल, मॉम उस लड़की की बात कर रही हैं जो कल मुझे लाइब्रेरी में मिली थी। याद है तुमने ही मुझे उसे सॉरी बोलने के लिए कहा था? लगता है मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैंने तुम्हें सॉरी कहने के लिए भेजा था, उनसे दोस्ती करने के लिए नहीं। जो भी हो, अगर उन्होंने मेरी फ्रेंड को मुझसे छीनने की कोशिश की तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। नंदिनी और हेज़ल की दोस्ती देखकर उनके पेरेंट्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। डिनर करने के बाद वो लोग अपने अपने घरों को चले गए। काफ़ी वक्त बाद नंदिनी ने अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा वक्त बिताया था। नंदिनी की उन्नति से दोस्ती हुए थोड़ा वक्त बीत गया था। इस वक्त में उनकी और उन्नति की काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। साथ ही हेज़ल ने भी उन्नति को अपना फ्रेंड बना लिया। नंदिनी अब उस किताब और राजकुमारी नंदिनी के बारे में पूरी तरह भूल चुकी थी। उन्नति के भाई की शादी का वक्त नज़दीक आ रहा था। इस वजह से उसे प्रतापगढ़ जाना पड़ रहा था। जाने से पहले वो नंदिनी अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के कैंटीन में बैठी थी। पार्थ भी वहीं उनके साथ मौजूद था। सोचा नहीं था इतने कम वक्त में हम लोग इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे। प्लीज़ तुम जल्दी आ जाना, वरना हमारा यहाँ मन नहीं लगेगा, हेज़ल ने उन्नति से कहा। हाँ, मन तो मेरा भी नहीं लगेगा। अगर भाई की शादी नहीं होती तो मैं बिल्कुल नहीं जाती, उन्नति ने जवाब दिया। उन दोनों की बातें सुनकर नंदिनी ने कहा, अब तुम दोनों अपना भरत मिलाप बंद करोगी? थोड़े ही दिनों की तो बात है, उन्नति वापस आ जाएगी। एंड वन मोर थिंग, उन्नति वहाँ जाने के बाद हमें भूल मत जाना। तुम तीनों को इस तरह देखकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है। आज से 1 महीना पहले तीनों एक दूसरे को जानती भी नहीं थी और आज इतनी सेंटी बातें कर रही हो। पार्थ ने हंसकर कहा, तुम हमारा मजाक बना रहे हो? दिस इज़ नॉट फेयर। पिछला 1 महीना हम तीनों ने ज़्यादातर समय साथ ही बिताया है। इस वजह से अब अलग जाना मुश्किल हो रहा है। अगर मेरा बस चले तो मैं इन दोनों को अपने साथ ही ले जाऊं। बोलते हुए अचानक उन्नति को याद आया कि जब नंदिनी उससे पहली बार मिली थी तब वो उसे प्रतापगढ़ जाने के बारे में बोल रही थी। वैसे अच्छा आइडिया है, अगर तुम दोनों भी मेरे साथ शादी अटेंड करने चलो। नंदू, तुम तो पहले भी प्रतापगढ़ जाना चाहती थी ना? तुम भी हमारे साथ चलो, मैं तुम्हें हमारा प्रतापगढ़ अच्छे से घुमाऊंगी। प्रतापगढ़ का जिक्र आते ही नंदिनी के दिमाग में उस किताब से जुड़ी यादें ताज़ा होने लगी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। नहीं उन्नति, मेरे मॉम डैड मुझे इंडिया जाने के लिए कभी हाँ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा शादी में जाने का बहुत मन है।
प्लीज़ तुम कैसे भी करके अंकल आंटी को मना लेना, हेज़ल ने कहा। हाँ नंदू, अगर वो तुम्हारी बात नहीं माने तो हम उनसे मिलकर बात कर लेते हैं, पार्थ ने सुझाव दिया। नंदिनी अपने दिमाग से प्रतापगढ़ जाने का ख्याल निकाल चुकी थी, लेकिन उन लोगों के जिद करने पर उसने हामी भर दी। वो अच्छे से जानती थी कि इंडिया जाने की बात सुनकर उसके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें मनाना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। ठीक है, मैं आज उनसे बात करके उन्हें मनाने की कोशिश करती हूँ, बट अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम उनसे ज़िद नहीं करेंगे। ओके, लेकिन जो भी करना है जल्दी करना, हम लोग परसों तक इंडिया जाने का सोच रहे हैं, उन्नति ने कहा। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी और वहाँ से अपने घर आ गई। रात के 8 बज गए थे। टीना और नमन अभी तक नहीं आए थे। नंदिनी ने उन्हें मनाने के लिए उनके लिए केक बनाया था। जैसे ही घर की डोर बेल बजी, नंदिनी ने खुद को सामान्य किया और दरवाज़ा खोलने लगी। ऑल द बेस्ट नंदिनी, आई होप मॉम डैड मान जाएं। सोचते हुए नंदिनी ने दरवाज़ा खोला। क्या बात है, आज कुछ स्पेशल है क्या? इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हो? उसके चेहरे के हाव भाव देखकर टीना तुरंत समझ गई। नथिंग स्पेशल मॉम, आप लोग फ्रेश होकर चेंज कर लीजिए, हम लोग साथ में डिनर करते हैं। नमन और टीना कुछ देर बाद नंदिनी के साथ डाइनिंग टेबल पर थे। नंदिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो बातचीत की शुरुआत कैसे करे। अब बताओ कि तुम्हें किस चीज़ के बारे में बात करनी है, नमन ने अचानक पूछा। आप लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि बेबी, जब तुम्हें किसी चीज़ के बारे में बात करनी होती है तभी तुम इतने एफर्ट्स करती हो। रोज़ाना दरवाज़ा खोलने के लिए मेड आती है, लेकिन आज तुमने दरवाज़ा खोला और ये केक भी बनाया है। अब जल्दी बताओ क्या बात है? टीना ने जवाब दिया। मॉम, वो मेरी न्यू फ्रेंड उन्नति के भाई की शादी है, मुझे उसकी शादी अटेंड करने इंडिया जाना है। जैसे ही नंदिनी ने कहा, नमन और टीना एक साथ बोले, बिल्कुल नहीं। कल जाकर अपनी फ्रेंड से बोल देना कि तुम्हारे डैड ने मना कर दिया है कि किसी भी कोने में घूमने जा सकती हो, लेकिन इंडिया नहीं, नमन ने कहा। मॉम, आप तो कुछ समझाइए डैड को। नंदिनी ने उम्मीद भरी नज़रों से टीना की तरफ देखा। समझने की ज़रूरत उन्हें नहीं तुम्हें है। मैं भी नहीं चाहती कि तुम इंडिया जाओ। सो अब इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। नमन की तरह टीना ने भी साफ मना कर दिया था। नंदिनी ने कहा, ओह कम ऑन मॉम डैड, कभी तो मुझे इंग्लैंड से बाहर जाने दो। आई एम नॉट अ किड नाउ, मुझे भी इस दुनिया को एक्सप्लोर करना है। मैं भी बाहर घूमने जाना चाहती हूँ। हमने तुम्हें कभी कहीं जाने से मना नहीं किया, जहाँ मन करे अच्छे से घूमो, लेकिन इंडिया नहीं, टीना ने जवाब दिया। मैं तो तुम्हें कहीं भी घूमने जाने के लिए हाँ नहीं करने वाला। तुम जानती हो ना, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता बेटा। किसी वेकेशन पर जाना है तो साथ चलते हैं, नमन ने कहा। डैड, मैं कभी तो शादी करके आपसे बहुत दूर चली जाऊंगी ही ना। क्यों? आप लोग टिपिकल मॉम डैड की तरह बिहेव नहीं करते। हेज़ल को तो अपने पेरेंट्स से पूछने तक की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डैड, कभी तो खुद से दूर जाने दो। नहीं मीन्स नहीं। और रही बात शादी करके दूर जाने की, तो मैं तुम्हारे हस्बैंड को शादी के बाद हमारे घर पर रख लूँगा। नंदिनी के इतना जिद करने के बावजूद नमन और टीना ने उसे जाने से साफ इनकार कर दिया था। वो उन्हें मनाने की हर संभव कोशिश कर रही थी, फिर भी वो हाँ बोलने को तैयार नहीं थे। नंदिनी अपनी कुर्सी से उठी और बोली, ओके देन, फिर मत कहिएगा मैं घर से भाग गई हूँ। उसके बाद सुनकर नमन और टीना एक दूसरे की तरफ हैरानी से देख रहे थे। नमन ने मुंह बनाकर कहा, कितने दिनों के लिए जाना है? बस 1 महीने का टूर है, सोच लीजिए, आपको प्यार से भेजना है या मैं आपको बिना बताए ही चली जाऊं। अब तुम हमें ब्लैकमेल कर रही हो? टीना ने आंखें तरीर कर कहा। अच्छा जी, इतनी देर से जो आप लोग कर रहे थे उसे भी ब्लैकमेलिंग ही कहते हैं। सोचिए, लंदन में रहने के बावजूद मैं कितनी संस्कारी हूँ, आपसे वहाँ जाने की परमिशन मांग रही हूँ। कोई और होता तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको कॉल करके बताता। नंदिनी की बात नमन और टीना को सही लगी। वो उनकी सारी बातें बिना सवाल के मान लेती थी। ठीक है, लेकिन 1 महीने से 1 सेकंड भी ऊपर मत लगाना, वरना मैं तुम्हें वहाँ लेने पहुँच जाऊँगा। जैसे ही नमन ने कहा, नंदिनी भागकर उनके गले लग गई। आई लव यू मॉम डैड, आप दुनिया के बेस्ट पेरेंट्स हो। भले ही इतनी बहस करने के बाद आपने हाँ की, लेकिन की तो सही। नंदिनी उन दोनों को गले लगाकर खड़ी थी। नमन और टीना के हाँ कहने की वजह से वो बहुत खुश थी, और अब उसकी आंखें इंडिया जाने की चमक उन लोगों को साफ दिखाई दे रही थी। इंडियन एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, न्यू दिल्ली। रात के 10 बज रहे थे। अपनी ड्यूटी ख़त्म करके 2 ऑफिसर्स साथ में अपने अपने लिविंग क्वार्टर्स में जा रहे थे। दोनों ही कद में लंबे और फिट बॉडी के थे। उनके चेहरे पर अनुशासन और चलने के तरीके से ही साफ नज़र आ रहा था कि वो दोनों इंडियन आर्मी का हिस्सा थे। मैंने सुना है तुमने छुट्टियों के लिए अप्लाई किया है अर्जुन? चलते हुए एक ऑफिसर ने दूसरे से पूछा।
अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अपनी भौहें ऊपर करके कहा। हाँ, माँ चाहती है कि मैं अपने कज़न की शादी अटेंड करने आऊँ। ऑफ कोर्स तुम्हें जाना चाहिए। लास्ट टाइम भी तुमने अपने भाई की शादी अटेंड करने ही गए थे। फैमिली भी इम्पोर्टेंट होती है यार। जानता हूँ फैमिली इम्पोर्टेंट होती है, बट जिसकी शादी हो रही है वो मुझसे एज में छोटा है। अगर मैं वहाँ गया तो फिर से वो लोग मुझे शादी करने के लिए फोर्स करेंगे। तुम तो जानते ही हो गौरव, आई डोंट वॉन्ट टू गेट मैरिड। हाँ जानता हूँ। अब तुम्हारे दोस्त होने के नाते इतना भी पता नहीं होगा क्या? आई विश कि तुम्हें शादी में तुम्हारी पसंद की लड़की मिल जाए, वरना मुझे तुम्हारी शादी के लिए लड़की ढूंढनी पड़ेगी। गौरव हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, तुम दोस्त हो या रिश्तेदार जो हर बात पर शादी के बाद बीच में नहीं ले आते हो? दोस्त ही हूँ जो सिर्फ बात लेकर आता हूँ। अगर रिश्तेदार होता तो रिश्ता लेकर आता, गौरव ने मजाक के तरीके से कहा। उसके बाद दोनों हंस पड़े। फैमिली से मिलने के लिए तो मैं भी एक्साइटेड हूँ, स्पेशली माँ से मिलने के लिए। अगर मैं अपनी फैमिली में किसी से ज़्यादा क्लोज हूँ तो उन्हीं से। मुझे शादी में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बार शादी प्रतापगढ़ में हो रही है, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। बोलते हुए अर्जुन की आंखों के भाव गंभीर हो गए। उसकी आंखों के सामने कुछ दृश्य तैरने लगे, जहाँ वो प्रतापगढ़ के महल में कमरे में अपनी माँ के आंचल में दुबक कर बैठा था और डर के मारे कांप रहा था। उन सब के बारे में सोचते ही अर्जुन को कपकपी सी उठी। यू शुड बी हैप्पी कि शादी प्रतापगढ़ में हो रही है। तुम्हारा महल देखने की इच्छा हमेशा से मेरे मन में थी। आई विश कि मैं शादी अटेंड कर पाता। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। जानता हूँ शादी अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन मेरे साथ प्रतापगढ़ तो जा ही सकते हो। एक दो दिन वहाँ अच्छे से घूम फिर लेना, उसके बाद वापस आ जाना। इसी बहाने मैं वहाँ पर बोर नहीं होऊंगा। अच्छा, तो तुम खुद के एंटरटेनमेंट के लिए मुझे वहाँ लेकर जा रहे हो? गौरव ने आंखें तरीर कर कहा। जी हाँ, मैं माँ को बता दूंगा कि कल मेरे साथ तुम भी आ रहे हो, लेकिन अभी मैंने हाँ कब कहा? तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे हाँ की ज़रूरत है? अर्जुन ने बालों में हाथ घुमाकर कहा। गुड नाइट ऑफिसर। सुबह 5 बजे रेडी हो जाना लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए। अब तो हमारी सवारी प्रतापगढ़ जाकर ही रुकेगी। अर्जुन अपने क्वार्टर में जा चुका था। गौरव की उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर रह गया। वो घर आकर जल्दी जल्दी अपनी पैकिंग करने लगा। दूसरी तरफ नंदिनी को भी इंडिया जाने की परमिशन मिल चुकी थी। उसने अगले दिन उन्नति और हेजल को इस बारे में बताया तो वो भी सुनकर बहुत खुश हुई। ये खुशी से झूमते हुए हेजल ने नंदिनी को गले लगा लिया। अब तो ये गर्ल गैंग मिलकर प्रतापगढ़ को अपने सर पर उठा लेगा। मैंने तो अपना सामान और कैमरा अच्छे से पैक कर लिया है। मैं वहाँ हर मोमेंट को अच्छे से कैप्चर करूँगी। टू बी कंटिन्यूड।